सो वी वेलकम यू ऑल गाइस एंड ह्यूमन पेरिटस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कल आपका जो एचआर का पेपर है वो हो गया होगा, दैट इज 18th ऑफ जून 2024 एंड आई एम श्योर आप द मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की जो ह्यूमन पेरिटस की है उसके लिए वेट कर रहे होगे। एंड इस वीडियो में हम उसी आंसर की को डिस्कस करेंगे और ऐसे मान नहीं लेना है मोस्ट ऑथेंटिक। उसके लिए आपको, अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें आंसर कुछ और हो सकता है या फिर कुछ और रीजनिंग है, तो वो भी हमसे चेक करवाइए। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर एज वेल एज जो रीजन है या जो रैशनले है या फिर कोई सोर्स आप हमें दिखाना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एंड अगेनली अकॉर्डिंगली हम उसको देखेंगे एंड देन विल लेट यू नो। सो विदाउट फर्दर वेटिंग हम शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का जो आंसर जो हमारे अकॉर्डिंग लगता है वो हम एक बार आपसे डिस्कस करते हैं। सुमिता मैम, आई विल आस्क यू टू स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एफ हॉक्सी। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर है पेजेंट यूनियनिज्म। So business unionism, friendly unionism and predatory unionism along with revolutionary unionism, these all were the four parts of the classification given by Robert F. Hoxie, whereas peasant unionism was not the part. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो बुक्स और ऑथर्स को हमें कंबाइन करना है, उनके मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट बुक अगर देखें तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज गिवन बाय योर इज ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स। ट्रेड यूनिज्म इन द न्यू सोसाइटी, दिस इज बीन ऑथर्ड बाय हैरोल्ड जे लस्की, राइट। और थ्योरी ऑफ द लेबर मूवमेंट, दैट इज बीन रिटन बाय सैलिज पर्लमैन। And finally, the mediating role of the trade unions in the underdeveloped countries is the book authored by Ashok Mehta. So accordingly, 52nd का आंसर है आंसर 1. Which of the following is not the approaches in charting the career path according to Bothwell and Cousins? बहुत easy question है, इसका आंसर ऑप्शन है 4th. So career goal approach is not the approach which is been propounded by Bothwell and Cousins. ठीक है। As per Factories Act 1948, which section of the act discuss about the right of the workers to warn about imminent danger? Easy question है, क्लास में बहुत बार डिस्कस हुआ है, चैप्टर 4A से आया है और इसका सेक्शन है 41H, तो ऑप्शन है 4. Which of the following are cultural dimensions of model called Four Dimensions of Culture developed by Greet Hofstede and his colleagues? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर कल्चरल मॉडल है। पावर, डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस, मैस्कुलिनिटी, तीनों है लेकिन पार्टिसिपेटिव इसका पार्ट नहीं है, तो अकॉर्डिंगली एबीसी इसका आंसर रहेगा। Which of the following is true regarding the members of Central Advisory Committee constituted by central government under the Building and Other Construction Workers Act 1996? तो पहली तीन ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 13 बट नॉट लेस देन 9 नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड बिल्डिंग वर्कर्स ओनली होनी चाहिए थी, तो अकॉर्डिंगली ए बी सी दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपेंडेंट वेरिएबल? तो नॉट अ डिपेंडेंट पूछा है, इट मींस वी हैव टू टेल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इंडिपेंडेंट का मतलब है विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर थिंग्स, ठीक है। और डिपेंडेंट होते हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एब्सेंटिज्म तीनों डिपेंडेंट होते हैं, वेयर एज पर्सनैलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग, तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ एक्ट्स दे रखी है वन साइड पे एंड सेकेंड साइड पे लिस्ट ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, तो क्लासेस में भी हम डिस्कस करते हैं तो इनके ईयर्स तो हमारे को एटलीस्ट पता ही होने चाहिए। और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट से शुरू कर लेते हैं, मुझे याद है क्योंकि 1972 है, और मेटर्निटी बेनिफिट का भी मुझे याद है 1961 है। ईपीएफ आपको अभिनव सर पढ़ाते हैं तो फिर भी मुझे याद है 1952 है, और रेस्ट अगर नहीं भी पता, पढ़ा नहीं है हमने, तो जो ऑप्शन बची वो बचता है, ठीक है। तो 58 का आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। There exist both preventive and curative measures for occupational diseases. Which of the following are preventive measures for occupational disease?
तो हमेशा याद रख लीजिए, प्रिवेंशन और क्योरेशन की कभी भी बात है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन वो होते हैं जो पहले लिए जाते हैं, इवेंट होने से पहले अगर कोई एक्शन लिया जाए दैट इज प्रिवेंटिव इन नेचर। इवेंट होने के बाद जो काम किया जाता है दैट इज क्यूरेटिव इन नेचर। तो अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बुक से उठ के क्वेश्चन आया हुआ है फिर, ठीक है। तो मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी प्रिवेंटिव की। जैसे प्रिवेंटिव में फॉलो करते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियोडिक, पीरियोडिक आपका कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, या फिर रिमूवल ऑफ हेल्थ हजार्ड है, सर्विलेंस ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ वर्कर्स है। सर्टेन क्लास ऑफ वर्कर्स का मतलब है कि वुमेन हो गए, यंग चिल्ड्रन हो गए, यंग पर्सन हो गए, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब प्रिवेंटिव में आते हैं। और क्यूरेटिव में ऑन द अदर हैंड आ गए रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एट सर्टेन आवर्स एंड प्लेसेस, या प्रोटेक्शन फॉर यंग पर्पस, या फर्स्ट एड अप्लायंसेस, सॉरी फर्स्ट एड या एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट इज योर क्यूरेटिव। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर 59th का जो है वो है सेकंड, ठीक है। तो प्रिवेंटिव हमें बनाने हैं, सेकंड का मतलब है ऑप्शन ए एंड सी प्रिवेंटिव है, यानी कि बाकी जो दो ऑप्शन बची वो क्यूरेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉजेज ऑफ एम्प्लॉइज एब्सेंटिज्म को हमें मैच करना है रीजंस के साथ, ठीक है। तो एम्प्लॉय एटीट्यूड अगर आप देखोगे ना तो वो पर्सनल फैक्टर होता है हमेशा। मुझे कुछ भी नहीं पता अगर इसमें से, तो हम इसको ऐसे सोचते हैं एम्प्लॉय एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड मेरा खुद का है ना, सो दैट शुड बी अ पर्सनल फैक्टर। एक्सेसिव स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस क्यों होगा, जब मेरा काम बढ़ेगा। वो कौन देगा मुझे स्ट्रेस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन या उसकी उसकी पॉलिसीज होंगी, ठीक है। तो इसको हम रिलेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी से। अब चलते हैं रूरल एक्सोडस। रूरल एक्सोडस क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज अपने घर या गांव लौट जाते हैं हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान, ठीक है, तो छुट्टी लेके घर चले जाते हैं तो एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है, तो दैट इज रूरल एक्सोडस, ठीक है। और ये जो होना चाहिए दैट शुड बी रिलेटेड टू योर एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। और इंडेटनेस जो है फैक्टर एज पर लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी रिपोर्ट हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रूरल एक्सोडस जो है वो लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट में भी बहुत बड़ा फैक्टर कंसिडर किया गया है फॉर कॉज ऑफ एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म। क्यों अभिनव सर, सही सही कहा ना, हमने ये चेक भी किया था, ठीक है। तो वो भी इसका आंसर हो सकता था, बट समहाउ अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम देखें इसका, तो इसका आंसर ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। Okay. So government of India became concerned about occupational health after the recommendation of। अब देखिए ये चारों कमेटी या चारों कमीशन जो है इन सब के बारे में आपने जरूर अपनी पढ़ाई में पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो अगर ईयर से भी मैं जाऊं तो मुझे कुछ कुछ ना अपनी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 60s में आया, 1960s में आया, ये 2000 के अराउंड आया, ठीक है, 2002 आई गेस। ये नहीं, सॉरी, दिस इज 2000 एंड दिस इज 1929 जिसको आप व्हाइटली कमीशन से जानते हैं। अदरकर कमेटी भी कब आई, जिसके बेसिस पे ईएसआई एक्ट जो है वो बना, ठीक है। तो अब जो बात थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ की वो एक्चुअली पहली बार करी गई है रॉयल कमीशन ऑन लेबर में, जिसका काम ही यही था कि वर्किंग कंडीशंस के कारण जो हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं एम्प्लॉइज पे या वर्कर्स पे, उसको लेके रिपोर्ट देना। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। कई लोग इसमें अदरकर कमेटी भी समझेंगे, बट अदरकर कमेटी का काम था सोशल इंश्योरेंस से रिलेटेड, सोशल इंश्योरेंस पे रिपोर्ट देना, पर्टिकुलरली हेल्थ रिलेटेड नहीं था, इसीलिए 2 इसका राइट आंसर है। 62nd में एचआरडी फ्रेमवर्क दिए हुए हैं और उनके डेवलपर्स लिस्ट 2 में हमें मैच करने हैं। तो 62nd की अगर आप करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, अभिनव सर मार्क कर दीजिए ऑप्शन ए। तो अकॉर्डिंगली आप मैच कर सकते हैं उनके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 62nd का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, आप मैच कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज बेसिकली, इसका आंसर एथिकली न्यूट्रल होना चाहिए, इज एथिकली न्यूट्रल। तो एथिकली न्यूट्रल का मतलब है जो यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। तो वांट जो है वो मॉरल, इमोरल, गुड, राइट कैसी भी हो सकती है, सो दैट इज व्हाई इट इज एथिकली न्यूट्रल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, प्लेसमेंट एजेंसीज, ये सब एक्सटर्नल है, और ट्रांसफर जो है वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टाइल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का इनमें से थोड़ा सा
just give me a second. हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हमारा क्या करते हैं, बेसिकली दे एक्ट एज रोल मॉडल्स और सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर भी करते हैं, और उनकी उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है ना, उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को ही हम इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन बोलते हैं, विच इज एग्जैक्टली डन बाय द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ठीक है, एंड दे ऑल्सो पे अटेंशन टू द इंडिविजुअल नीड्स। तो इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर क्या है, प्रमोटिंग इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी एंड केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 65th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4th। Okay, which of the following is criteria under section 22 subclause 2 of the Industrial Dispute Act 1947 that no employer carrying on public utility service shall lock out any of this workplace? तो पहली चार ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ये करेक्ट है। विदाउट गिविंग देम अ नोटिस ऑफ लॉकआउट विद इन 14 days of giving such a notice, the employer cannot lock out a place before the expiry of the stipulated period. Stipulated period means which is mentioned in the notice, and during the pendency of any conciliation proceedings before a conciliation officer and a week after such proceedings। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पर एप्लीकेबल होती है, और अकॉर्डिंगली फर्स्ट आंसर आपका बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, कॉन्सेप्ट्स को मैच करना है लिस्ट 2 में दिए गए नामों से। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो मुझे टेलर और फ्योल तो पता है, तो स्केलर चेंज में किसने दिया है, फ्योल ने दिया है। तो डी गोज विद 2, तो D2 की ऑप्शन कहाँ है अभिनव सर, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए। अब आप देखोगे तो ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी मुझे पता है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है विच इज बीन गिवन बाय टेलर। तो सी गोज विद माई टेलर। ठीक है ना, सी को टेलर के साथ लगा दीजिए, मैच कर दीजिए, और जो बाकी दो मैचेस हैं वो आप अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। ए गोज विद योर 3 एंड बी गोज विद योर 1। ठीक है जी। Arrange the following welfare provisions of Factories Act 1948 in the order from earlier to later as per their sections। तो sections हमने हमेशा डिस्कस किया है कि जो जो क्लास में एटलीस्ट बताए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, वो कर लेने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो सेक्शन जान लेते हैं। डस्ट एंड फ्यूम्स का सेक्शन है सेक्शन नंबर 14, स्पिटून्स का है सेक्शन 20, और आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का सेक्शन 15, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफिलेंट्स का है सेक्शन 12। तो अकॉर्डिंगली 68 का आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, सो अगेन इसमें ना एक बात हम देख सकते हैं कि देखिए यूजली क्या होता है, यूजीसी ना कई बार सेक्शन नंबर भी पूछता है, और इसी इसी पेपर में जब हम सॉल्व कर रहे थे, आई गेस 2 या 3 बार ये इस प्रकार के सवाल देखने को मिले हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में समझें तो इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी सेक्शन नंबर, बट हमने थोड़ा स्मार्टली करना है ये काम। कैसे, जब हम एक्ट की पढ़ाई करते हैं तो कई सारे ऐसे सेक्शन नंबर हमें समझ में आते हैं जो उस एक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, या फिर कई सारे सेक्शन नंबर ऐसे होते हैं जैसे अमेंडमेंट के कारण आया। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ने क्लास ली थी, जब पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट की क्लास जब हम पढ़ रहे थे, तब हमें पता चला था कि जो कंपलसरी इंश्योरेंस है वो अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, कंटिन्यूअस सर्विस अमेंडमेंट से आया था, तो उसका ईयर या सेक्शन नंबर भी मुझे याद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्मार्टली आपको करना होता है, ऐसे स्मार्टली आपको ना इस सेक्शन के लिए पढ़ाई करनी है। ये नहीं करना है कि अगली एग्जाम के लिए जब आप बैठोगे तो आप पूरा ही पेपर लेके बैठो, पूरा एक्ट खोल के सेक्शन नंबर एक एक याद करने लगो। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज का। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन भी कर रहे हो तो ये थोड़ा स्मार्टली करिए। इसमें आपको कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जो आपको आंसर तक पहुंचा देगी। जैसे इसमें स्पितून्स का पता चल रहा है कि ये शायद वेलफेयर का चैप्टर का आखिरी सेक्शन है, या फिर कोई और एक दो सेक्शन आपको याद आ जाए किसी का, तो अकॉर्डिंगली आप जो है बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है, स्मार्टली इस चीज को करना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 से। तो इनके सेक्शंस एक बार जल्दी से देख लेते हैं। डिडक्शंस व्हिच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस, तो जब आप चैप्टर एक्ट्स के बेयर एक्ट में देखते हो तो इंडेक्स में भी सेक्शन दिए होते हैं, तो आप वहां से भी जल्दी से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन 7 है, फिर टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस सेक्शन 5 है, देन सेक्शन 14 है इंस्पेक्टर्स के अपॉइंटमेंट वाला, और फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड सेक्शन 4 है, एंड देन सेक्शन 12 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 69 का आंसर बन जाता है ऑप्शन 2। ठीक है, सो लेबर वेलफेयर मेजर्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर वेजेस एंड इट मस्ट बी स्प्रेड थ्रू आउट द हायरार्की।
तो सब्स्टिट्यूट फॉर वेजेस कौन सा प्रिंसिपल होता है अभिनव सर? एक तो एडिक्वेसी ऑफ वेजेस वाला होता है और दूसरा प्रिंसिपल देखिए, दो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, टोटलिटी ऑफ वेलफेयर। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर बनेगा डी। आगे बढ़ते हैं हम। Which of the following is unfair labor practice on the part of workmen and trade unions? हम सबको पता है कि unfair trade practice कहाँ mentioned है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के शेड्यूल्स में जाके mentioned है, तो उसमें भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। मैंने इसलिए बताया भी हुआ है, आप लोगों को शेड्यूल क्लास में दिखाया भी हुआ है। तो 71 का पहले तो थर्ड आंसर मार्क कर लीजिए, ठीक है। ABCE जो ये है डी है वो नहीं होगा। थ्रेटनिंग वर्कमैन विद डिस्चार्ज और डिसमिसल इफ दे जॉइन अ ट्रेड यूनियन, तो हालांकि इसमें तो वर्कर्स का नुकसान, ट्रेड यूनियन वालों का तो नुकसान ही है ना, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस वो करेंगे नहीं यूजुअली, ठीक है। तो डी ऑटोमेटिकली, वैसे अगर देखा जाए लॉजिकली भी नहीं आंसर होता, तो ABCE वाला बनता है, दैट इज योर थर्ड, ठीक है। शेड्यूल में ये सारी मेंशन्ड है। ओके, an employee transferred from subsidiary company to headquarter of multinational corporation is termed as expatriates, ठीक है। Who has defined labor welfare as anything done for the intellectual, physical, moral and economic betterment of workers and so on? तो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी हुई है। ये जो स्टेटमेंट आई है लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी से आई है 1944-46 वाली, इसका आंसर ऑप्शन बी है। मारी पार्कर फॉलेट्स आइडिया ऑफ इंटीग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट वेयर, तो 74th का आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 ए ओनली, ठीक है। बोथ पार्टीज इंडिकेट देयर प्रेफरेंस एंड देन वर्क टुगेदर टू फाइंड एन अल्टरनेटिव दैट मीट्स द एंड ऑफ बोथ, ठीक है, तो ये करेक्ट थी। अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर द ऑफिशियल गैजेट, तो इसका आंसर है एनी ऑफिसर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड। इसका मतलब ऊपर वाले तीनों अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक्स दी हुई है और टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स हैं, तो अगर आप देखोगे ना ऑप्शंस में भी आपको मिल जाएगा। पेन डाउन वाली में तो लिखा भी हुआ है कि पेन 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 कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है, द स्ट्राइक्स ले डाउन सॉरी दी स्ट्राइकर्स ले डाउन देयर टूल्स ऑफ पेन, तो पेन डाउन वाली जो है वो आपकी D3 से मैच हो रहा है, तो 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो D3 वैसे भी एक में ही है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके मैच कर सकते थे बाकी की भी। अरेंज द फॉलोइंग स्टडीज रिलेटिंग टू मैनेजिंग मेन एट वर्क फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, तो 77th में आंसर ऑप्शन है 1, तो यानी कि सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट रही, देन आपकी आई ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, देन बिहेवियरल साइंस एंड फाइनली HRD अप्रोच। अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर चैप्टर 6 ऑफ द, अब चैप्टर 6 में प्रोविजंस पूछ लिए हैं, ठीक है, फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। अच्छा, अर्लियर टू लेटर और लेटर टू अर्लियर भी देख लेना ज्यादा बेटर रहता है कि क्या पूछा है, ठीक है। तो 78 का फर्स्ट आंसर है, 1 आंसर है EBCAD, और इसके सेक्शंस मैं बता देती हूँ। क्रेच का सेक्शन है 35, ड्रिंकिंग वाटर 32, एंड देन लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स 33, कैंटीन्स 37, वेजेस फॉर ओवर टाइम दैट इज 29, तो अकॉर्डिंगली 1 आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 79th पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी अंडर इक्वल रेम्युनरेशन इज ट्रू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें 79 का हमारे पास आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन 4, 10 persons nominated by appropriate government of which half should be women, ठीक है, shall be women। 80th का आंसर है रोल कॉन्फ्लिक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द सिचुएशन इन व्हिच एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड बाय डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशन, तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका रोल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ओके, 81st पे चलते हैं। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 हमें मैच करनी है। 81st का अभिनव सर ऑप्शन 2 आंसर है, ठीक है। ए मेरा 4 के साथ जा रहा है, यानी कि अगर कुछ भी नहीं पता तो आप सक्सेशन प्लानिंग से, क्योंकि देखो कंफ्यूजन हो सकती है जॉब रोटेशन को लेकर या एक्शन लर्निंग अगर हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो डेवलपिंग वर्कफोर्स प्लान्स फॉर टॉप पोजीशंस, ये हमेशा होती है हमारी सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। तो ए गोज विद माई 4th वन, राइट, हमने सेकेंड ऑप्शन मार्क करी है ना, ठीक है। एंड बी गोज विद योर 2 मूविंग ट्रेनी from department to department in other departments, that is your job rotation, and C goes with my 1 working full time
to analyze and solve problems. This goes with my action learning. And trainees act out parts in realistic management situation, that is role playing. ठीक है जी. Arrange the following types of plans in the correct order from the top to bottom. तो 82nd का जो आंसर सही होना चाहिए वो है आंसर ऑप्शन 4 CAB. मतलब टॉप मैनेजमेंट के साथ मिशन आप एसोसिएट कर सकते हो और टेक्टिकल प्लान आप मिडिल लेवल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, देन स्टैंडिंग प्लान लोअर लेवल के साथ. ठीक है. Arrange the employment programs launched at various periods in order of their okay. इसमें अभिनव सर आपको डिस्कस करेंगे ये वाला आंसर. हाँ, तो बेसिकली थोड़ा सा हट के सवाल पूछा है इन लोग ने. और जो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है वो काफी पुराना है, 1983 में आया था. तो डी जो है वो एक ही ऑप्शन में दिया है, वो है 3. तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी एंड सी. लास्ट में मनरेगा ये एक्ट 2005 काफी फ्लैगशिप स्कीम है, ये आज भी चल रही है. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3. Arrange the procedure for punishment under the model standing orders from earlier to later before passing an order for suspension, dismissal or discharge. तो 84th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. सी से शुरू करते हैं हम. दैट इज चार्जशीट पहले फ्रेम होती है, ठीक है, और पकड़ाई जाती है और उसके बाद मतलब उसको चार्जेस बताए जाते हैं. देन वी प्रोसीड टूवर्ड्स की उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आती है. देन हम उसको इंक्वायरी होल्ड करते हैं. Then inquiry officer inquiry करेंगे and then we will communicate the order of punishment to the person, accused person, right? In case of illegal deduction from wages under the Payment of Wages Act, the employee can file a complaint to the authority within a period of 12 months. C answer रहेगा. Which of the following is a hybrid organizational structure in which two or more forms of departmentation are used together? That is 86 का आंसर रहेगा मैट्रिक्स डिपार्टमेंटेशन. सो आर्टिकल्स मैच करने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है. आर्टिकल 14 सबको पता है क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी होता है और उसके बाद आप मैच कर सकते हैं. ए का ए गोज विद योर 2, राइट. तो 2 की ऑप्शन हमारे को 2 में दिख रही है, अभी भी कंफ्यूजन है. तो आर्टिकल 15 जिसको नहीं पता डिस्क्रिमिनेशन वाला होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब सबको पता ही होता है. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 87 का सेकंड. बाकी आप मैच कर सकते हैं. 19 और 21 भी बहुत फेमस आर्टिकल्स हैं, ठीक है. एन अटेम्प्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स विद द हेल्प ऑफ नेगोशिएशंस इज कॉल्ड. सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए मीडिएशन, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कॉग्निटिव कंफ्लिक्ट मीन्स इमोशनल रिएक्शंस दैट कैन अकर. और ये एक्चुअली ए और बी स्टेटमेंट्स ऑपोजिट दी हुई हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली अफेक्टिव कंफ्लिक्ट, और अगर बी स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो अफेक्टिव कंफ्लिक्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बजाय होना चाहिए था कॉग्निटिव कंफ्लिक्ट, ठीक है. तो 89 का आंसर है थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, ठीक है जी. Fiedler's contingency model proposes that. तो 90th का आंसर है थर्ड, ए एंड डी. 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ए एंड डी. Key factor in leadership is individual's basic leadership style, and effective group performance depends on proper match between leader style and degree at to which situation gives control to the leader. Law of demand के according other things remaining the same, जो पारी पासु वर्ड हम यूज करते हैं, there is inverse relationship between price and quality. क्वांटिटी डिमांडेड होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है. What is not included while considering other things remaining same? तो other factors में कौन सा नहीं इंक्लूड किया जाता? That is growth of population. तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं. Which of the following advocates finding a fair day's work and paying workers fairly for that work? That is the approach of scientific management. तो आंसर रहेगा 92nd का फर्स्ट. Who has started a labor journal? दीनबंधु. तो ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आईआर से हमारा. तो एनएम लोखंडे is associated with the production of or with the starting of labor journal दीनबंधु. Read the following dialogue between salesperson and customer and indicate the type of transaction. तो transactional analysis से question आया हुआ है. Salesperson is asking this, salesperson is saying this shirt is rather than expensive, especially tailored for exclusive taste. और customer is replying I shall buy it then. तो ये कौन सी transaction के अंदर आता है? That is your अल्टीरियर ट्रांजैक्शन,
ठीक है, ओके। 95th का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो 95th में अवेलेबल सरप्लस से रिलेटेड अवेलेबल सरप्लस सेक्शन 5 है, ठीक है। आप मैच भी कर सकते हैं, ये सेक्शन 5 है ए वाला, और डिस्क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन 9 है, देन 8 है, एंड देन 15 है, ठीक है। देन मैच करेंगे तो ऑप्शन ए निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। Which is not a type of safety audit. Basically, compliance with the standard is a safety audit. Establishing standard, that is not a safety audit. Rest all are the options of safety audit. So 97 का आंसर है ऑप्शन ए। ये स्टेटमेंट किसने दी है? टीवी राव ने दी है। Consider statements in connection with deductions which may be made from wages under the provisions of Payment of Wages Act. तो 98 का आंसर है दैट इज सेकेंड ए बी सी ई, यानी कि जो ऑप्शन डी में डिडक्शन मेंशन्ड है दैट इज नॉट इन कनेक्शन, राइट। Which of the following pay plans workers gets a pay premium equal to the percent by which his or her performance exceeds the standard? तो आंसर इसका रहेगा स्टैंडर्ड आवर प्लान, ऑप्शन ए। एंड हंड्रेड्स पे चलते हैं। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम लेबर लॉज अगर आप देखोगे एचआर ओबी के, तो हमें कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली बुक से मिल जाएंगे। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक से ही क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इसका आंसर है ऑप्शन 4। ए गोज विद योर 4, दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। And then ideas for improvement is your first upward communication. Experience sharing you do at horizontal level, ठीक है। and image building is बाहर वालों के साथ इमेज बिल्डिंग करते हैं तो एक्सटर्नल हो गई, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझना है कि हम कैसे किस लेवल पे जाके बात करते हैं। तो अगर हमें पता है अपवर्ड ऊपर वालों के साथ, डाउनवर्ड नीचे वालों के साथ, लेटरल या हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे होता है, तो हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि किस बात का क्या मतलब निकल के आता है। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं आगे के सवाल। मैच द कॉलम में दो चीजें पूछी है। अ वेरी पॉपुलर थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ी हैं। सोशल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। सीधे सीधे आप इसमें यूजुअली इन क्वेश्चंस में भी वही तरीका होता है कि आप एक कोई अगर आपको अच्छे से पता है तो बाकी सब जगहों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज पूछी है और उनके प्रोपाउंडर्स पूछे हैं। अगेन आपको एक या दो अगर पता हो तो आंसर तक पहुंचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1, जिस ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, ठीक है। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, हालांकि ये सवाल अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बट अगेन अगर आपने कहीं भी अपने स्कूल या कॉलेजेस में इस नीड, वांट और डिमांड के कॉन्सेप्ट से आप अगर फेमिलियर हुए होगे और आपको याद होगा तो इसका सही जवाब आप बता दोगे कि नीड होती है जो हमें चाहिए, ठीक है। नीड होती है जो हमारी बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड एवरीथिंग, ठीक है। डिमांड होती है, वांट होती है कि हमें क्या स्पेसिफिक चाहिए, क्या स्पेसिफिक नीड तो है ही बट क्या स्पेसिफिक चाहिए। डिमांड हो जाती है कि नीड भी है और आप उसको पे भी कर सकते हैं। वांट में आपके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, इसीलिए 4th इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, सेक्शन 14 में जो आपका डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है वो क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस इज 50% ऑफ द मंथली वेजेस और 75 रुपीज विच एवर इज हायर। देखिए क्लास में हम हमेशा इन सारे डेटा पॉइंट्स में जोर देते हैं कि आखिर कोई भी डेटा पॉइंट हो तो उसको बहुत अच्छे से याद करना है और उसको कंप्लीशन में याद करना है। ऐसा नहीं करना है कि 50% याद कर लिया हो गया काम, नहीं भाई। 75 रुपए भी जो है उसमें आपको याद करना है। और क्लास में अक्सर हम इस चीजों की डिस्कशन करते हैं कि लेबर लॉस के सवाल जो होते हैं वो उसको ना पूरे ही प्रोविजन की मीनिंग को या पूरे ही प्रोविजन के डेटा पॉइंट को याद करना पड़ता है। हम क्लासेस जो है लेबर लॉस की कैसे लेते हैं या फिर हम बाकी सब्जेक्ट में भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं, उन सारी चीजों को जानने का बड़ा ही आसान तरीका है। हमारी टीम से आप एक बार कांटेक्ट करिए, हम आपको अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक दिन का फ्री ट्रायल देंगे और खुद ही से जाके देखिए
कि लेबर लॉ से शुरू करिए कि आखिर हमने उसमें किस प्रिसीजन का ध्यान दिया है, किस तरीके से कंटेंट बनाया है, और कौन से सवाल आपको दिए हैं जो आपको करने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। When employers ask employee to sign a type of loyalty oath stating that employer would neither join, वो neither join से मुझे याद आ गया, ये येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम ही इतना ज्यादा अच्छा रखा गया है कि आपको आपको इसकी मीनिंग जानने की जिज्ञासा होगी। तो बी इसका सही आंसर है 105 का। आगे देखते हैं। अरेंज दी चैप्टर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखिए कई सेक्शन नंबर का याद करना है, कई चैप्टर्स का याद करना है। चैप्टर का याद करना है तो भी आसान होता है, बिकॉज आपके दिमाग में एक ऑलरेडी एक्ट का स्ट्रक्चर होता है। हम हमेशा जब भी हम पढ़ाते हैं इसी बात का ध्यान देते हैं कि लेबर लॉ आप रट नहीं सकते हो, आपको ना एक स्ट्रक्चर और एक पैटर्न के बेसिस पे चीजों को याद रखना होगा। तो अगर किसी ने ये किया होगा तो इसका सवाल का जवाब एकदम सही मार्क करके आए होगे, विच इज ऑप्शन बी। फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन नंबर दिए हैं और उसके बाद आपका प्रोविजन दिया गया है। तो डी का तो कोर है, वो तो तीनों में दिया हुआ है। मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, आगे देखते हैं। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ अ लेबर फोर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड विद इन ऑक्यूपेशन ऑन एन एनुअल बेसिस। अब देखिए ये क्या है, मूवमेंट की बात कर रहा है। तो भाई एब्सेंटिज्म और टर्नओवर तो मैं पहले ही हटा दूंगा। मोबिलिटी यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो माइग्रेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो सकता है, विच इज ऑप्शन डी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में एम्प्लॉयर को अगर चार्ज किया गया किसी ऑफेंस के लिए, पर एम्प्लॉयर सोचता है कि वो गलत नहीं था, गलत कोई और था, तो कोर्ट उसको टाइम देता है लाने के लिए बंदे को, पर वो टाइम कितना देता है, नॉट लेस देन सॉरी नॉट मोर देन 3 days, विच इज ऑप्शन 1। तो 109 का आपका 1 हो जाएगा। Referring the dispute to the conciliation and attending the meeting of the conciliation and not taking certain action before conciliation process is completed. आई एम श्योर ये सवाल आप लोग ने मीता मैम की क्लास में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अच्छे से पढ़ा होगा, बट अगेन काफी कहना चाहिए कि कंफ्यूजिंग सा यहाँ पे स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है ये एक तरीके से आर्बिट्रेशन से एसोसिएटेड होता है, बट इन्होंने यहाँ पे आर्बिट्रेशन वर्ड यूज नहीं किया। कंसिलिएशन, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी मैम, इन्होंने कंसिलिएशन वर्ड यहाँ पे यूज किया है, और सो कंफ्यूजन है इसमें। एंड हमारे अकॉर्डिंग तो जो स्टेटमेंट का इन्फेरेंस आता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है आपका वॉलंटरी कंसिलिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड बात पूछिए। अब ये ना पढ़ पढ़ के आप लोग थक गए होंगे, और इस क्लास में कहना चाहिए ना, ये आपको 10 बार बताया होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी हमेशा होती है वेजेस देने की, कभी भी कॉन्ट्रैक्टर भाग नहीं सकता। इवन जो पीएफ एक्ट्स होते हैं या फिर कोई कॉम्पनसेशन एक्ट है या कंट्रीब्यूशन की कोई एक्ट है, वहां पे भी जो एम्प्लॉयर का जो पैसा होता है, अगर कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है तो वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर ही देगा। तो बी को स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत कर दीजिए, और इसीलिए ए और सी जो है वो तो सही है ही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्लास में मैंने बहुत बार बताया भी है कि इंडियन ये जो जब भी आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पढ़ते हो, तो इसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ वेजेस या फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ दी वेरियस फैसिलिटीज व्हिच आर लिस्टेड इन द एक्ट, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। लीडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग फेयरवेल से रिलेटेड ये बात करी गई है 112 में। 112 जो है वो है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। आगे देखते हैं। Which of the following is not included in the definition of wage salary as per the Payment of Bonus Act 1965? तो यूजुअली DNS अलाउंस हमेशा इंक्लूडेड होता है, यहाँ पे उसको एक्सक्लूजन में डाल दिए गए, तो ये तो नहीं होगा, और एबीसी हैं वो होंगे। तो डी तो देखिए यहाँ तीनों में आ रहा है, तो आपको अगर याद भी नहीं आ रहा होगा तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और ये इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये हो गया सी, यानी आपकी 113 का है सी। अगले सवाल पे आते हैं। एज पर द एक्ट द डेफिनेशन ऑफ मीनिंग वेजेस शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड अंडर। ये भी हमने आपको 10 बार बताया है कि डेफिनेशन में अगर ऐसा लिखा हो कि पर्टिकुलर फलाना एक्ट की डेफिनेशन को यहाँ भी माना जाएगा, तो उस बात को भी याद करना है, उस बात को इग्नोर नहीं करना है। देखिए आप सबके सामने सवाल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, विच इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। हाँ, अब ये सवाल थोड़ा सा और ज्यादा इन्होंने घुस के पूछ लिया है इस बार। मुझे लगता है कि यूजीसी को इस चीज से, इन नंबरों से काफी ज्यादा प्रेम हो गया है। कई सारे सवाल हमने देख लिए आज। हम जब सॉल्व भी कर रहे थे साथ में, तब भी हमारे लिए एक विनोद का विषय था कि आखिर ये कैसे ही स्टूडेंट्स याद करेंगे।
तो अगेन 115 आईडी एक्ट की डेफिनेशन से रिलेटेड पूछा है और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। तो वैसे यहाँ पे अगर मीता मैम प्लीज करेक्ट मी, जैसे जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है वो काफी सिग्निफिकेंट है, राइट, और उसका सेक्शन नंबर लोग याद भी करते होंगे। तो सेक्शन 2J जो है वो आपका इंडस्ट्री की डेफिनेशन से है। सो मे बी वी कैन रिलेट दिस थिंग के इन चीजों को भी अप्रोच करने का तरीका वही है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एक या दो सिग्निफिकेंट चीजें जरूर आपके दिमाग में होनी चाहिए पढ़ते पढ़ते, एंड अकॉर्डिंगली आप सही जवाब तक पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। If you wish to plan for a year, sow seeds. If you wish to plan for 10 years, plant a tree. If you wish to plan for a lifetime, development. तो क्या है ये, क्या है ये, है ज्ञान है, ये एचआर लोग देते हैं। एंड ये जो ज्ञान है ये आया है चाइना से, विच इज अ चाइनीज, वाई चाइना, बिकॉज ये एक बहुत ही पॉपुलर चाइनीज प्रोवर्ब है जो एचआर डोमेन में बहुत जगह यूज भी होती है, एंड दैट इज चुक टू ने जो दी थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड अप्रोचेस। अब देखिए ये काफी ही कहना चाहिए कंफ्यूजिंग सवाल भी है यहाँ पे, क्योंकि कई सारी टर्म्स के अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होंगे तो सही जवाब तक पहुंचना काफी ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रख के नीचे जो लिस्ट दी है ईपीआरजी में भी आप लोग पढ़ते हो, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक एंड रीजियोसेंट्रिक। तो रीजियोसेंट्रिक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब मैं भी अगर इस सवाल को अप्रोच करूंगा तो मैं अगेन अपना एलिमिनेशन और अपना स्मार्ट टेस्ट लगाऊंगा। तो डोमेस्टिक कंपनी जो है वो हमेशा एथनिक अप्रोच यूज करेगी, यानी कि हमारा, हम जो प्रैक्टिसेस है वो सबसे महान है, बाकी सारे कंट्रीज की प्रैक्टिसेस उतनी अच्छी नहीं है। तो ए का सीधे सीधे 2 हो जाएगा, और ए का 2 था कि एक ही ऑप्शन में दिया है विच इज स्टेटमेंट ए। तो ऐसे आपको ना आंसर टिक करके आना था, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ए का 2, बी का मल्टीनेशनल कंपनी का 1 है, यानी कि पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक माने क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन कर देना, जो जो सब्सिडरी कंट्रीज हैं उनकी प्रैक्टिसेस को लोकल कर देना कि हाँ वो भी अच्छा है, उन्हीं को करो। ठीक है, सी का है 4, ग्लोबल कंपनी, यानी कि आपका मिक्स्ड ट्रांसनेशनल कंपनी है आपका। डी का 3 विच इज कहते हैं जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई हैव रिटन समवेयर सम गुड line which I came across. Let me find it for a while. ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो बेसिकली अगर आप डिफरेंस में भी जाएंगे इसके ग्लोबल फर्म के और ट्रांसनेशनल फर्म के, तो ग्लोबल फर्म के बारे में जो हमें जो जो बोला जाता है वो है कि इट सर्व द वर्ल्ड मार्केट फ्रॉम अ सिंगल कंट्री, एंड ट्रांसनेशनल फर्म होती है सर्व ग्लोबल मार्केट एंड एक्वायरिंग रिसोर्सेज ग्लोबली, राइट। तो ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो हम बात कर रहे हैं वो आप लोग नोट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए विच इज, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following three tiers of the industrial activities proposed by TA क्वेश्चन इन इज थ्री tier structure of industrial relation? बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, अगर आप आईआर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ये इससे आप गो थ्रू करे होगे, और अगर आप अपनी पढ़ाई में इन चीजों से गो थ्रू नहीं करें देन रिकंसीडर योर रिसोर्सेज एंड प्रिपरेशन। ठीक है, हम तो चाहेंगे आप हमारे साथ पढ़िए, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी सी विच इज ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, हाँ 118 का ए। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग मेथड्स अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस इन ईच अदर अंटिल रीचिंग एग्रीमेंट ऑन एन इशू? तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर की टर्म है विच इज डेल्फी टेक्निक। ठीक है, यही इसका आंसर है, ओनली सी। यूजुअली जब डेफिनेशंस कोई होती हैं तो वो एक ही होता है, वो 2 या 3 नहीं होता है, इसीलिए इससे भी आप जो टिक करके आए वो सी ही टिक करके आए। ठीक है, तो 119 का 4 है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट? तो 120 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2। ठीक है, विच इज ए और सी जो है वो सही है, बी एंड डी जो है वो गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। द फेलियर रिफ्यूजल ऑफ मटेरियल और ब्रेकडाउन ऑफ अ मशीनरी ऑफ नेचुरल कैलेमिटी और फलाना ढिमाका क्या है? ये ले ऑफ की डेफिनेशन है जो आईडी एक्ट में बिल्कुल यही लाइन छपी हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2, एकदम मतलब
इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट शुड नॉट बी. व्हाई? बिकॉज अगेन ये स्टैंडर्ड आपका रिसोर्स है, स्टैंडर्ड मटेरियल है जो आपको पता होना चाहिए था. और इसका करेक्ट आंसर है 122 का 1, विच इज ए का है 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4. ठीक है. सो आई थिंक मैम, आप आई थिंक दिस क्लासेस बीन टेकन बाय यू, राइट? तो सो ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is are not the characteristic feature of type A personality? Type A personality, type B personality, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा. टाइप ए पर्सनैलिटी जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, जिनकी लाइफ स्ट्रेस में बीत रही है अकॉर्डिंग टू द थ्योरिस्ट. और टाइप बी पर्सनैलिटी है जो प्रोसेस में जाना चाहते हैं, जो आइडिया में जाना चाहते हैं, जो एंजॉय करना चाहते हैं. उन सब चीजों का डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में होगा. और उसी उसी चीज को याद रखते रखते इस सवाल के जवाब तक भी आप पहुंच जाओगे. तो 123 का सवाल है, आंसर है डी, सी डी एंड ई. यानी कि ये और ये तीनों चीजें जो है आप टाइप ए पर्सनैलिटी के संग एसोसिएटेड नहीं कर सकते. ठीक है. विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग नोटेड लीडर्स फॉर फाउंडर मेंबर ऑफ द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस? हमारे अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर जो करेक्ट आंसर है वो है, क्या है? वो है आपका एस वी देश पांडे, जी एल खंडेलकर एंड बी टी रणदेव. ठीक है. तो एबीसी इज द करेक्ट आंसर. तो मैं इसको टिक करके आ जाऊंगा. 124 का 2. आगे बढ़ते हैं. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट डज नॉट मीन. तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट डज नॉट मीन पूछा है. अगेन इसको भी आप अपना स्मार्टनेस लगा के निकाल सकते हैं कि क्लोज सुपरविजन ऑफ सीनियर टू इंश्योर रिजल्ट अगर हो गया तो आपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं किया, और उस पर ट्रस्ट नहीं किया तो वो कैसे काम करेगा, कैसे वो एम्पावर होगा? इसीलिए 3 इसका राइट आंसर होगा. और इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आप देखोगे तो बाकी तीन आई थिंक अभी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी. हाँ, और जो थर्ड ऑप्शन है वो नेगेटिव है. तो ये वो वाली अप्रोच भी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, है ना? तो बेसिकली इसे क्या कहते हैं ना, इसे कहते हैं ऑड वन आउट. सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो पहले 3 है वो एक बात कह रहे हैं, जो अगला है वो कुछ और बात कह रहा है. सो दैट इज व्हाई इसके थ्रू भी आप इसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं. Which of the following statement is are not correct about a psychological contract? तो ये मैरी पार्कर फोरेट का आई थिंक दिया हुआ है. एंड अंकिता मैम इस पे ज्यादा अच्छे से आपको प्रकाश डाल पाएंगी कि इसका इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. ठीक है. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. भाई अगर रिटन एग्रीमेंट हो गया तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है फिर? राइट. साइकोलॉजिकल है तो वो इंटेंजिबल होना चाहिए. तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा. इसीलिए नॉट करेक्ट में ए इसका सही आंसर हो जाएगा. बाकी आई एम श्योर आपने इसकी पढ़ाई करी होगी एंड यू विल बी एबल टू रीच आउट अ बेटर एक्सप्लेनेशन. आगे देखते हैं. What type of employment is also called Keynesian employment? तो Keynesian employment कहता है कि जब एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट, जब एग्रीगेट डिमांड घट जाता है तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट के केस में आ जाता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं. तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ स्प्लिटिंग अ फुल टाइम पोजीशन बिटवीन टू पीपल ईच ऑफ हुम वर्क्स पार्ट टाइम? तो ये बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेशन जैसा सवाल है. और ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये जॉब शेयरिंग की डेफिनेशन होती है. आपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जब पढ़ाई करी होगी ह्यूमन पेरेटस के, तब आपको वो पेज भी दिखा होगा जहां पे जॉब शेयरिंग के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है. तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो 28 का डी. अरेंज द कलेक्टिव बार्गेनिंग नेगोशिएशन प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. 129 का आंसर है ऑप्शन 1. आई थिंक ऑप्शंस में आई थिंक ये आंसर बता देते हैं. बस हम आई थिंक द टीम मस्ट हैव फॉरगॉटन टू राइट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. एंड हम एक बार ना देख के आपको बता देते हैं. 129 का सबसे पहले इसमें प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन के बाद डिस्कशन होता है, फिर बार्गेनिंग होती है, फिर एग्रीमेंट होता है. तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ. तो प्रिपरेशन हो गया सबसे पहले. ठीक है. प्रिपरेशन करा ली, प्रिपरेशन के बाद डिस्कशन करा लिया, डिस्कशन के बाद बार्गेनिंग करा ली, देन एग्रीमेंट. बीडीएसी आई एम श्योर मैम 129 में, उसमें देखिए एक बार 129 में क्या आंसर दिया हुआ है. अच्छा. आप लोग भी एक बार अपने उसमें देख लीजिए इसका क्या सही आंसर है 129 का. हाँ, ये हमें मिल गया है. तो 1 ही है बीडीएसी जो आपके 1 ऑप्शन में दिया हुआ है. ठीक है.
सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ जॉब एनालिसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। जो करेक्ट आंसर है इसका मैं आपको बता देता हूँ। 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, विच इज ACBDE। और इसमें ABCDEF, ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। तो एक बार फिर से मैं अपने पेपर में देख लेता हूँ, ताकि आप लोग इसका सही आंसर ही मार्क करें। 130 का आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ABCDENF। ठीक है, दिस विल just then according to this गिव मी अ मिनट। 130 का है आपका 3, विच इज ABCDENF। तो यहाँ के हिसाब से ये हो जाएगा सही, तो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। 3 के आगे अपना मार्क्स है, अगर अपने अपने पेपर आप हाथ में है उस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve improvement in performance through re-engineering according to Hammer and Chempty business process engineering? जिन्होंने बोला था कि परफॉर्मेंस को जो है री इंजन करना चाहिए, और परफॉर्मेंस का इंडिकेटर्स क्या होंगे? कॉस्ट हो गया, क्वालिटी हो गया, सर्विस हो गया, स्पीड हो गया, कस्टमर नहीं है भाई। तो एबीसी इसका करेक्ट आंसर है, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल होम वर्कर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक डी है, तो व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन तो मुझे पता चल गया था कि डोमेस्टिक जो है वो 2 के संग जाएगा, क्योंकि वर्कर्स हु आर एंगेज इन डोमेस्टिक वर्क नीड नॉट एनी स्पेसिफिक स्किल। तो मैंने डी को 2 से मिला दिया, डी को 2 से मिलाता हूं तो ए आता है। तो मैं बाकी ना देखे भी देखूंगा भी, देखे भी नहीं। और मैं आप लोगों से भी यही बोलता कि आप लोग भी इसको मत देखिए, सीधे सीधे इसके करेक्ट आंसर पे टिक करिए। यूजीसी कई बार ऐसी लॉलीपॉप चीजें करता रहता है। तो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। Which theory of labor welfare is based on the contention that minimum standard of welfare is necessary for labor? तो बेसिकली जो पुलिस थ्योरी होती है वो बोलती है कि एम्प्लॉयर खुद से नहीं करेगा, देयर शुड बी अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन विच विल इंश्योर क्या? मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वेलफेयर इज नेसेसरी फॉर लेबर। ठीक है, तो 133 का सी है। 134 क्वेश्चन जो है वो हमारे अकॉर्डिंग कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है, जिन्होंने जिन्होंने इसका आंसर देखा था। मैम कैन यू प्लीज टेक इट एंड राइट, सो दैट मैं इसका आंसर अपना स्टूडेंट्स को बता सकूं। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। एंड ये है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ये काम आपके पास अगर ह्यूमन वेरिटर्स की बुक है तो उसको उठाइए, अभी उठाइए, और सेक्शन नंबर देखिए, और आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में उसमें थोड़ा सा जोड़ कर दिया है। ठीक है, हम भी एक बार किताब लेके बैठे हैं और आपके सामने इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो क्या है। ठीक है, इस किताब का हालात आप देख रहे हो, इसके लिए मीता मैडम जिम्मेदार है, जिन्होंने इस किताब को स्थिति में लाया है। और हम सबको काफी प्रताड़ित किया है। हाँ, ठीक है। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स के आगे लिख दीजिए मैम, तो सेक्शन 12A। ठीक है, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस के आगे लिख दीजिए मैम सेक्शन 10। डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी के आगे लिख दीजिए 9। डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडेड के आगे लिख दीजिए सेक्शन 11। ठीक है, नाउ अब हम इसको मैच करते हैं। तो 9 जो है वो ए का 1 होना चाहिए, ए का 1 है, बी का 2 होना चाहिए। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा? हमारे अकॉर्डिंग ए का, हाँ, हमारे अकॉर्डिंग जो ए का आंसर है वो है आपका 4। ठीक है, बी का है आपका 10 यानी कि 2, सी का है आपका 1, और डी का है आपका 3। ठीक है, 4213 शुड बी एन आंसर, और कोई भी ऑप्शन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जो 4213 है। सो इन आर ओपिनियन दिस क्वेश्चन शुड नीड्स टू बी ड्रॉप। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट? और 135 का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं।
Which of the following methods of performance appraisal assumes that all group of employees have the same distribution of good or poor performers? यानी कि कैटेगराइजेशन हो रहा है अलग अलग कैटेगराइजेशन हो रहा है अलग अलग कैटेगरी में, और ये बात आपने कहाँ पढ़ी है? ये बात पढ़ी है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हालांकि लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, विच इज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, 136 का है बॉम्बे। Who among the following is known for developing ideas regarding constructive conflict and coordination? Constructive conflict की बात एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, मैरी पार्कर फोलेट, उन्होंने करी थी। तो सी इसका सही आंसर है। Which of the following is the right to advise but not to command others who are not subordinates in the chain of command? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है, हो गया, स्टाफ अथॉरिटी। So 138 का बॉम्बे। What does convention number 111 of ILO address? काफी कठिन होता है इन सारी चीजों को याद करना। तो इसका जो कन्वेंशन है वो है सेकंड, which is discrimination, employment and occupation convention. In a socialist democracy, labor is a partner in the common task of development and should participate in it with enthusiasm. ये किस आईपीआर में स्टेटमेंट आया था? ये स्टेटमेंट आया था सेकेंड 5 ईयर प्लान के स्टार्टिंग में, विच इज 1956 की बात कर रहा है। तो आईपीआर 1956, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन चालू हो गया। कॉम्प्रिहेंशन काफी 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 हम लोग ने जो जो कीवर्ड जो कॉइन किया है यहाँ पे वो हलवा, काफी हलवा टाइप के आए थे। हालांकि एक सवाल है जिसमें थोड़ी सी शंकाएं हैं, बट देखते हैं इसको एक बार। एंड ठीक है, तो उसके पहले मैं एक बार ना आपको ह्यूमन पेरेटस का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिखाना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर ह्यूमन पेरेटस में पढ़ाई करना चाहते हो और अगले जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे साथ कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, मैं एक बार आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो आई एम श्योर आपके सामने स्क्रीन जो है उस पे ये दिख रहा होगा। एंड तो इस तरीके से आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और अभी सामने आपके सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड में हम जाते हैं और देखते हैं कि आखिर उसमें कैसे पढ़ाई करी गई है। जैसे मैं ओबी में अगर जाता हूँ, तो ओबी को सबसे पहले अलग अलग टॉपिक्स में बांटा जाएगा, जिसमें जो अलग अलग चैप्टर्स हैं आपको पढ़ने हैं। अगेन लेट मी कम टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसमें आप अगर किसी भी एक टॉपिक में जाएंगे, जैसे मैं ट्रांजेक्शन एनालिसिस में गया, तो यहाँ पे आपके सामने पहले अंकिता मैडम की क्लास होगी जिसमें पूरा ही टॉपिक मैम ने आपको पढ़ाया होगा। एंड देखिए ये क्लास पूरे 1 घंटे की क्लास है, जिसमें पूरा 58 से अराउंड 80 से 90% जो है मैडम पढ़ाएंगी, या कोई भी सर आपको पढ़ाएंगे, एंड देन आपको सवाल लगाने को देंगे उसी क्लास में। दूसरी चीज, जब आप क्लास देख लोगे तब आपको बुक पे आना है और बुक से अपनी पढ़ाई करनी है। अच्छा, बुक के अलावा बुक आप इससे भी पढ़ सकते हैं, साथ में हमारा स्टडी मटेरियल भी है। हम अराउंड 10 to 11 बुक्स फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके एड्रेस पे भेजेंगे, उससे भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। एंड देन अगेन जो ये है, इसमें आप देखिए किस तरीके से एक सुंदर डायग्राम बना के, और एरिक बर्नी को पहली बार हमने भी ये डायग्राम लगाते हुए देखा था कि आखिर हु इज दिस पर्सनैलिटी। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही राइट साइड में आप इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड, ये सारी चीजें हैं, ये आपको देखनी है। एंड देन तीसरी चीज जो होती है वो है क्विज। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी टेस्ट आप लगा सकते हो, यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज इनफ प्रचार। अब हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं, और इसके बाद हमसे कांटेक्ट करिए और 1 डे फ्री ट्रायल लीजिए और पूरा देखिए कि आखिर कैसे इससे पढ़ाई हो रही है। कमिंग बैक टू आर आर एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, एंड इसमें हम जाते हैं। गिव मी अ मिनट। तो तुरंत बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से हम इसके आंसर बता देते हैं आपको। एंड सबसे पहले 141 141 का आंसर जो है, गिव मी अ मिनट। 141 का आंसर है बी,
142 का आंसर है आपका, कैन यू प्लीज इसका एक बार देख लीजिए, मैं एक बार अपना आंसर बताऊँ। सो 142 का आंसर है 3, सॉरी 140, एक बार फिर से शुरू करते हैं, फिर से करते हैं। 141 का आंसर है 2, 142 का आंसर है 3, 143 का आंसर है 4, ठीक है। मैं कर रहा हूँ। 144 का आंसर है आपका 1, 145 का आंसर है 1, 146 का आंसर है 4, 147 का आंसर है 3, 148 का आंसर है 3, 149 का आंसर है 2, वुमेन लेड डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे सवाल में लिखा है कि यूज्ड के फॉलोइंग टर्म हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द पैसेज, पर वुमेन लेड डेवलपमेंट जो जो वर्ड है वो पैसेज में यूज थोड़ा सा नहीं किया गया है। बट अगेन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे तो आपको करेक्ट आंसर पता चली जाएगा, दैट इज बॉम्बे। 150 जो कि है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। पूरे 100 क्वेश्चन के हमने आंसर्स देखे एंड हाँ सॉरी, सो सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड पूरे 100 क्वेश्चन के हमने आंसर्स देखे। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि देयर इज सम एम्बिगिटी, अब आपको और क्लैरिटी चाहिए या फिर कोई सवाल का आंसर कुछ और होगा तो उसको लिखिए, हम उसको करेक्ट भी करेंगे अगर वो सही, अगर वो हमारी एंड पे कुछ कुछ एरर हुआ होगा। एंड एनीथिंग यू वांट टू ऐड मैम? बस प्रिपरेशन करिए अपना अच्छे से। अभी इस बार का तो रिजल्ट जो आ रहा है उसके लिए उसी में आप पहले क्लियर कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम देंगे उनके आने वाले फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छी से प्रिपरेशन करिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी ह्यूमन पेरिटल तैयारी करने के लिए अभी तुरंत हमें कांटेक्ट करिए, जो नंबर आपके सामने है या फिर जो ईमेल आईडी हम आपको दे रहे हैं, एंड देन डू लेट अस नो हाउ वी कैन असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।